और सत्ता में अब बात करते हैं आतंकी मसूद अजहर के नए आतंकी मॉडल की। वही मसूद अजहर जो पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री का सीईओ है। जैश ए मोहम्मद के इस सरगना को वहां की सेना और सरकार अपना रोल मॉडल मानती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इसके आतंकी हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। अब मसूद पाकिस्तान में जन्नत की प्री बुकिंग वाली नई स्कीम लेकर आया है, जिसके जरिए वो धर्म के नाम पर आतंकवाद की आग को और भड़का रहा है। आतंक के नए नए ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता है। आतंक की इस नई स्कीम का नाम है डिजिटल जिहाद। इसका मॉडल है कैशलेस चंदा कलेक्शन, जिससे मसूद अपनी आतंकी फैक्ट्री को एक बार फिर से शुरू करना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तानी जनता को जन्नत में प्लॉट खरीदने का ख्वाब दिखाया जा रहा है। मसूद अजहर ने एक ऑनलाइन पेमेंट कैंपेन चलाया है। इस कैंपेन की डिटेल उसके लेटर हेड में भी छापी गई है, जिसे लोगों को बांटा जा रहा है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा चंदा देने के लिए भी कहा जा रहा है। मसूद के इस लेटर में लिखा है, हमने 313 मरकज बनाने का मिशन शुरू किया है, जिसमें से अब तक 152 मरकज बनाने का मिशन पूरा हो चुका है। मसूद के मुताबिक एक मरकज बनाने की लागत 1 करोड़ रुपए है। मसूद ने अपील ये की है कि मरकज बनाने में मदद करें और जन्नत में अपना घर बनाएं। जिस तरह किसी देश में प्रचार के लिए कोई कंपनी विज्ञापन करती है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में मसूद अजहर अपने आतंकी मंसूबों का प्रचार कर रहा है। 15 दिन पहले भी उसने ऐसा ही एक लेटर जारी किया था। ये कहा था, सब एक होकर काम करें, पैसा इकट्ठा करें, किसी को भी इसकी जानकारी ना होने दें कि किसने कितना पैसा दिया है। अब मसूद के चंदे वाले मिशन का तरीका भी सार्वजनिक हो चुका है। इसके लिए लोगों को मसूद का दिया QR कोड स्कैन करना है। सोचिए, पाकिस्तान में आतंकियों के हौसले कितने बुलंद हैं। FATF की तलवार सिर पर लटक रही है, लेकिन फिर भी मसूद अजहर खुल्लम खुल्ला टेरर कैंप के लिए पैसे जुटा रहा है। आतंकी फंडिंग के चक्कर में पाकिस्तान लंबे वक्त तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है। ऐसे में अगर अब मसूद की इस फंडिंग का पता चला तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये हो सकता है कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट तक में जाना पड़े। लेकिन ट्रंप के आशीर्वाद के बाद ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का आत्मविश्वास जो बढ़ा हुआ है, उन्हें ये लगता है कि इतनी टेरर फंडिंग के बाद भी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही वजह है कि मसूद अजहर ने खुलेआम 391 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। पता चला है कि अब तक मिली रकम का 80% पैसा डिजिटल वॉलेट से आ रहा है। मसूद ने आतंकी फंडिंग हासिल करने के लिए 250 से ज्यादा ई-वॉलेट्स एक्टिव किए हैं। इनके जरिए पैसा सीधे मसूद से जुड़े करीबी लोगों के खातों में जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक अकाउंट मसूद अजहर के भाई तलहा अल सैफ के नाम पर है, जबकि दूसरा अकाउंट उसके बेटे अब्दुल्ला अजहर के नाम पर है। इन डिजिटल वॉलेट्स को मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबरों से जोड़ा गया है। जिन नंबरों से इन ई-वॉलेट्स को जोड़ा गया है, वो नंबर भी जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों के नाम पर ही रजिस्टर्ड हैं। जैश ए मोहम्मद हर 3 से 4 महीने में इन वॉलेट्स को बदल देता है। बड़ी रकम को पहले मुख्य वॉलेट में जमा किया जाता है, फिर उसे 10-15 छोटे वॉलेट्स में बांट दिया जाता है। जैश से जुड़े कुछ दूसरे संगठन भी मसूद के इस ऑनलाइन चंदा अभियान से जुड़े हैं। इससे पहले जैश कमांडर पाकिस्तान की मस्जिदों में नकद चंदा इकट्ठा करते थे, लेकिन अब मसूद ऑनलाइन चंदा जुटाने के लिए मजबूर हुआ है। खबर है कि आतंकी मसूद के तमाम बैंक खातों पर FATF की पैनी नजर बनी हुई है, जिसे देखते हुए पुराने तरीकों से चंदा जुटाना उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मसूद अजहर को ऑनलाइन फंडिंग वाली तरकीब बताई, ताकि डिजिटल पेमेंट के जरिए वो FATF की नजरों से बचा रहे। मसूद का ये नया फंडिंग नेटवर्क FATF की निगरानी से बचने का ही अहम तरीका है, क्योंकि डिजिटल वॉलेट्स पर ना तो स्विफ्ट और ना ही बैंकिंग सिस्टम की नजर होती है। जैश ए मोहम्मद ने इस फंड रेजिंग अभियान के लिए कुछ पाकिस्तानी डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल किया, जो बैंक खातों से अलग काम करते हैं। ये वॉलेट वॉलेट टू वॉलेट और वॉलेट टू कैश लेन देन की सुविधा देते हैं, जिससे FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए इनका पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस इसी का फायदा उठाकर मसूद का आतंक वाला फैमिली बिजनेस अब खुलेआम पाकिस्तान की जनता के पैसों से फल फूल रहा है। जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर को हर वर्ष 800 से 900 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल रही है। वो जिन मरकज के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, उन पर सिर्फ 40 लाख ही खर्च करता है। बाकी का पैसा आतंकियों की ट्रेनिंग और हथियारों की खरीद पर खर्च किया जाता है।
मसूद अजहर अपना और अपने करीबियों का लग्जरी गाड़ियों वाला शौक भी चंदे के इसी पैसे से पूरा करता है। वैसे पाकिस्तान में अब ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इसकी चर्चा खूब हो रही है। और सत्ता में अब हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों न्यूज़ मित्रों से जुड़ी हुई है। ये वो लोग हैं जो किसी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान फैंटेसी ऐप्स पर बड़ी शिद्दत से 50 रुपए, 70 रुपए या 100 रुपए लगाते हैं। फिर प्रार्थना करते हैं कि काश उनकी किस्मत खुल जाए और वो लाखों करोड़ों रुपए जीत जाएं। इसी उम्मीद में वो रोज पैसा लगाते हैं और रोज नुकसान उठाते हैं। लेकिन अब सपने दिखाने वाले इस सिस्टम पर सरकार ने बड़ी चोट करने की तैयारी कर ली है। आप आए दिन टीवी चैनल्स पर, रील्स पर या विज्ञापनों में इस तरह की लाइनें जरूर देखते और पढ़ते होंगे। 50 रुपए लगाओ 1 करोड़ जीत जाओ, या दांव लगाओ और करोड़पति बन जाओ, टीम बनाओगे तो लाखों घर लेकर जाओगे, या फिर कोई ऐसा ऐड जिसमें यह बताया जाता है कि ये खेल चंद मिनटों में आपकी किस्मत बदल देगा। ये मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वो टैगलाइंस हैं जो लोगों को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करती हैं और लोग 50 रुपए के बदले करोड़ों वाले ऑफर देखकर बिना देरी किए खींचे चले जाते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में शायद ऐसा ना हो और इसकी वजह है कि बिल जिससे देश में चल रहे बहुत सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स या फिर मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स का गेम ओवर हो सकता है और इसमें ड्रीम 11 के साथ साथ रमी और पोकर जैसे गेमिंग ऐप भी शामिल हैं। अब हम आपको उस बिल के बारे में बताते हैं जो मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग पर सरकारी हथौड़े की तरह काम करने वाला है। खास बात यह है कि कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से भी ये बिल पास हो चुका है। इसका नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसके लागू होने से सभी तरह के रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी। इस बिल के तहत मनी बेस्ड गेम का ऑफर करना, उन्हें चलाना या फिर उनका प्रचार करना भी गैर कानूनी हो जाएगा। बिल के अनुसार एक अथॉरिटी बनेगी जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी और फिर ये अथॉरिटी ही तय करेगी कि कौन सा गेम रियल मनी गेम है। इस बिल से बिना पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा मिलेगा और इसमें फ्री टू प्ले और सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम्स को छूट दी गई है जहां पैसे का दांव नहीं लगता है। पिछले कुछ वर्ष में भारत में ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इन्हें बड़े बड़े नामी क्रिकेटर्स या फिर बड़ी हस्तियां प्रमोट करती हैं और ये बताया जाता है कि कैसे चंद रुपयों से किसी शख्स की किस्मत चमक सकती है। सिर्फ भारत में ड्रीम 11 ऐप के 22 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। इसके बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स की बाढ़ भी आई है, लेकिन अब सरकार ने मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। नए बिल के तहत अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना मुमकिन है। एक और जरूरी बात, अब तक होता क्या था? कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनी खुद को स्किल बेस्ड गेम बताकर कानूनी सीमाओं के किनारे से बचकर निकल जाती थी, लेकिन अब यह तय हो गया है कि गेम चाहे स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड, अगर उसमें रियल मनी है तो वो बंद होगा। इसीलिए समझिए गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस क्या होता है। गेम ऑफ स्किल हुनर का खेल होता है, जबकि गेम ऑफ चांस किस्मत का खेल होता है। गेम ऑफ स्किल में यूजर्स अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शतरंज या फिर ऐसे ही दूसरे खेल, लेकिन गेम ऑफ चांस में सब कुछ किस्मत के भरोसे होता है। यानी गेम ऑफ स्किल में नतीजे पूरी तरह से स्किल पर निर्भर करते हैं, लेकिन गेम ऑफ चांस संयोग पर निर्भर करता है। लेकिन अब अगर ऐसा कोई भी गेम जिसमें पैसों का लेन देन होगा, इस बिल के आने के बाद उसका गेम ओवर तय है। और इसके पीछे सरकार के तर्क क्या हैं, आप वो भी समझिए। सरकार का कहना है कि रियल मनी गेम्स इसलिए बंद करना जरूरी है क्योंकि इससे लोगों को न सिर्फ मानसिक नुकसान हो रहा है बल्कि आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। कई बार लोग ऐसे गेम्स के चक्कर में कर्ज में डूब जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाली चिंता भी है। कुछ मामलों में धर्म परिवर्तन जैसी साजिश भी देखी गई है, जबकि आर्थिक धोखाधड़ी भी इसमें शामिल है। इसीलिए सरकार का तर्क है समाज और परिवार का हित किसी गेम से ज्यादा बड़ा है। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है, और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है
उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। इस बिल में ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसको एक लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। इस बिल में ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा अथॉरिटी बना के। ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है। ऑनलाइन मनी गेम्स के पीछे ताकतवर लोग हैं, कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन भी करेंगे, लेकिन जब हमारे युवाओं और मध्यम वर्ग के परिवारों को बचाने का विषय आता है तो मोदी जी के लिए प्राथमिकता केवल और केवल मध्यम वर्ग के परिवार और युवा है, नौजवान है। वैसे सरकार के इन तर्कों और बिल के विरोध में गेमिंग इंडस्ट्री का पक्ष भी आपको जानना चाहिए। गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग और संगठन इस बिल के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि बैन की जगह कोई प्रोग्रेसिव रेगुलेशन लाया जाए, यानी नियम सख्त हो लेकिन पूर्ण पाबंदी ना हो, क्योंकि बैन से लोग गैर कानूनी और विदेशी गेमिंग साइट्स की ओर चले जाएंगे और वो ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे जो गैर कानूनी है। विदेशी गेमिंग साइट्स ना तो टैक्स देती हैं और ना ही किसी रेगुलेशन के तहत काम करती हैं। इसके अलावा इससे सरकार को नुकसान वाली दलीलें भी हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि युवाओं का भविष्य ज्यादा जरूरी है। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पटवा, हवालों के पटवा। इस किस्म की चीजें होता ही है हमारे देश में, तो इसको लीगलाइज करके, रेगुलेट करके टैक्स कर दो, ताकि जो खर्च लोग करते हैं उसमें से कुछ बेनिफिट साधारण लोग को भी मिल जाए। ऑनलाइन गैम्बलिंग को आपने इलीगल करवा दिया तो माफिया ही, मतलब ये सारे गुंडे लोग वही पैसे कमाएंगे। युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है उसमें ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं और इसका जो नतीजा है वो फाइनली घर परिवार सभी तबाह हो रहा है। और इतनी बड़ी ये लॉबी है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप ये समझें कि हमारी इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन की है। ऑनलाइन गेमिंग यदि इसको लेजिस्लाइज कर दिया जाता तो ये कम से कम $10 ट्रिलियन का जो है ये इकोनॉमी होता। आज ऑनलाइन गेमिंग पर हम आपको सत्ता का एक नंबर गेम भी दिखाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस बिल का असर क्या होगा। एक अनुमान के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है और इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट में ही होता है। मौजूदा वक्त में भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वाले यूजर्स की संख्या 59 करोड़ के आसपास है और एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन गेम की वजह से भारत के लोगों को प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी होता है। ऐसे में सरकार अब ऐसी नीति और नियत से काम कर रही है जिससे लोगों को इस जाल में फंसने से बचाया जा सके। मुझे लगता है कि इस नए बिल ने एक बहुत महत्वपूर्ण लीपिंग फॉरवर्ड कदम उठाया है। वो कदम ये है कि आपने पहली बार भारतवासियों को एक इफेक्टिव रेमेडी प्रदान की है। अभी क्या होता है, अभी तो ये ऑनलाइन मनी गेम्स इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं कि आप एक बार उस भंवर में फंस जाएं तो बाहर नहीं निकल सकते और एक बार आपके पैसे चले जाएं तो कभी वापस आते नहीं हैं। तो अब सरकार ने पहली बार बोला है कि अगर आप भारतवर्ष में कोई ऑनलाइन मनी गेम खेलेंगे, खिलवाएंगे या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस को प्रदान कराएंगे भारतवर्ष में, तो वो बिल्कुल भी कानून अलाउ नहीं करेगा, ये प्रोहिबिट कर दिया गया है। उसके बाद भी अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कानून कहता है कि आपको 3 साल की सजा हो सकती है, 1 करोड़ रुपए का फाइन हो सकता है। अब राजनीतिक खबरों की तरफ चलते हैं, जहां हंगामे के साथ शुरू हुआ मानसून सत्र हंगामे के साथ ही खत्म हो गया। इस सत्र का अधिकांश हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ गया और इसकी वजह रही सरकार और विपक्ष के बीच टकराव। ये टकराव संसद की कार्यवाही के दौरान भी दिखाई दिया और आज सत्र के समापन पर भी ये नजर आया। दरअसल परंपरा ये है कि सत्र के आखिरी दिन लोकसभा अध्यक्ष सभी दलों के फ्लोर लीडर्स यानी संसदीय दलों के नेताओं को चाय पर आमंत्रित करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष भी शामिल होते हैं, लेकिन इस बार सरकार से नाराज विपक्ष ने इस पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार किया। विपक्षी फ्लोर लीडर्स इसमें शामिल नहीं हुए, जबकि एनडीए के फ्लोर लीडर्स मौजूद रहे।
इन घटनाओं के अलावा राजनीतिक गलियारों में संविधान के 130वें संशोधन को लेकर भी काफी चर्चा है। इस संशोधन के तहत अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्रियों को 30 दिनों तक जेल में रहना पड़ता है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। कल गृह मंत्री ने इससे जुड़े 3 विधेयक पेश किए थे, जिन्हें तुरंत ही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। अब जल्द ही इस बिल पर विचार करने के लिए संसद की 31 सदस्यों वाली जेपीसी बनाई जाएगी। संविधान के 130वें संशोधन को लेकर शीघ्र ही जेपीसी का गठन होगा। इस समिति का कार्यकाल आगामी सत्र यानी शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक तय किया गया है, यानी करीब 3 महीनों के भीतर जेपीसी को अपनी रिपोर्ट संसद के सामने प्रस्तुत करनी होगी। क्योंकि ये एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत आवश्यक होगा। फिलहाल मोदी सरकार के पास दोनों सदनों में 2/3 बहुमत नहीं है। अब सवाल यह है कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत न होने के बावजूद केंद्र सरकार संविधान के 130वें संशोधन विधेयक को कैसे पारित करवा पाएगी। आखिरकार इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? एनडीए के घटक दलों जेडीयू और टीडीपी का रुख भी इस बिल को लेकर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हालांकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस विधेयक को स्वागत योग्य बता रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इस मुद्दे पर पार्टी फोरम के भीतर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चर्चा नहीं हुई है। किसी भी निर्णय से पहले विस्तृत चर्चा होगी। जेडीयू का मानना यह है कि केंद्र सरकार ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजकर सही किया है, क्योंकि इस प्रक्रिया से सभी सदस्यों को विधेयक की बारीकियों को पढ़ने और समझने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। वहीं टीडीपी ने अब तक इस विधेयक पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। टीडीपी सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से पार्टी के भीतर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायडू आज रात दिल्ली आ रहे हैं। कल उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात होगी। दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। इस दौरान इस विधेयक पर भी चर्चा होने की संभावना है। वैसे केंद्र सरकार का मानना यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत हर विधेयक पास ही हो, लेकिन ऐसे प्रयासों से देश और समाज के सामने एक स्पष्ट संदेश अवश्य जाता है। सरकार का तर्क यह है कि इस विधेयक के माध्यम से यह साफ दिखेगा कि कौन सा दल भ्रष्टाचार को समर्थन करता है और कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसीलिए केवल इस डर से कि संसद में पर्याप्त संख्या नहीं है, ऐसे बिल ना लाना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होगा। यदि ये विधेयक पारित नहीं भी होता है तो भी देश के इतिहास में दर्ज होगा कि किस प्रकार एक सही मंशा से लाया गया बिल विपक्षी दलों द्वारा भ्रष्टाचार का समर्थन करते हुए रोका गया। वैसे संविधान संशोधन बिल पर जेडीयू और टीडीपी का रुख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बिल को लेकर कल संसद में हुए कागज फेंक प्रदर्शन का पत्थर वाला एक्सटेंशन हो गया है। ये एक्सटेंशन दिया है बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने, जो अक्सर विवादित डायलॉग को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही है। अमित शाह की ओर कागज उछालने वाली कल की ये तस्वीर आपने कई बार देखी होगी, लेकिन कंगना रनौत को कागज वाले इस प्रदर्शन में पत्थर वाली साजिश भी दिख रही है। कंगना रनौत ने यहां तक कहा है कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह को पत्थर मारे गए। आश्चर्य की बात यह है कि ये पत्थर कंगना के अलावा और किसी को नहीं दिखा है और ना ही कोई इस तरह का बयान दे रहा है। आप कंगना की बात सुनिए और फिर समझिए आखिर वो कहना क्या चाह रही हैं। जिस तरह से हमने आज जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूँगी कि शर्मसार हो जाएगा। जो विपक्ष के नेता लोग हैं वहाँ पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। इस तरह से उन लोग इतना ज़्यादा वायलेंस जो का जिस तरह से दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत संयम दिखाया, बहुत ज़्यादा जो है एक कंपोजर दिखाया। लेकिन कब तक ये वायलेंस जो है इस तरह से दिखाते रहेंगे, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। वैसे कंगना रनौत जिन पत्थरों की बात कर रही हैं वो कैसे पत्थर थे, किस एंगल से फेंके गए थे, किसने फेंके थे, क्यों फेंके थे, ये सब कुछ रिसर्च का विषय है। इस बारे में कंगना रनौत रिसर्च कर सकती हैं। इस बारे में उन्हें विस्तार से बताना चाहिए, इस साजिश को डिकोड भी करना चाहिए और सच को खुलकर सामने रखना चाहिए।
सत्ता में अब एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा तो बहुत कम हो रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स यानी अगली पीढ़ी के सुधारों की जरूरत बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नए सिरे से तैयारी की जानी चाहिए। उनके भाषण के एक हफ्ते के अंदर सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 2 अनौपचारिक मंत्री समूह का गठन किया है। आर्थिक क्षेत्र में सुधार और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार। आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए जो मंत्री समूह है उसकी अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के लिए मंत्री समूह बना है, उसकी अगुवाई राजनाथ सिंह कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने वाले समूह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत 13 सदस्य हैं, जबकि रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव इसके संयोजक हैं। ये समूह वित्त, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान और शासन समेत आर्थिक क्षेत्रों में विधायी और नीतिगत सुधार एजेंडा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं राजनाथ सिंह की अगुवाई वाले समूह में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 18 सदस्य हैं। श्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को संयोजक नियुक्त किया गया है। ये समूह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, आवास, श्रम, जन स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधारों की संभावनाओं पर विचार विमर्श करेगा। इस समूह में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। दोनों मंत्री समूह को मासिक आधार पर सुधार गतिविधियों की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। 3 महीने की अवधि के अंत में एक संगठित सुधार रोडमैप जमा करना होगा। इस काम में वित्त मंत्रालय की आर्थिक मामलों का विभाग सचिवीय समर्थन प्रदान करेगा। दोनों समूह अपनी आवश्यकता के अनुसार मंत्रियों, सचिवों और विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का अधिकार रखते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इन मंत्री समूहों की भूमिका केवल सलाह देने की नहीं होगी, ये सुधार योजनाओं को तैयार करने और उसे लागू करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। शायद आपको भी सोशल मीडिया पर रील्स देखते वक्त एक जज साहब का वीडियो दिखा होगा, जिसमें इंसाफ की कुर्सी पर बैठे एक जज अपने मानवता और इंसानियत भरे फैसलों से मिसाल पेश करते हैं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज हम आपको उन्हीं के बारे में एक दुखद खबर बताने जा रहे हैं। दुनिया भर में अपनी करुणा भरे फैसलों के लिए मशहूर अमेरिकी जज फ्रैंक कैप्रियो का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। और ये वही फ्रैंक कैप्रियो थे जो दुनिया के सबसे प्यारे जज के नाम से मशहूर हो गए, क्योंकि अदालत की 4 दीवारी में जहां आमतौर पर सख्ती और औपचारिकता नजर आती है, वहीं जज कैप्रियो ने अपने फैसलों में प्यार, करुणा और इंसानियत का रंग भरा। अमेरिका के रोड आइलैंड से आने वाले जज कैप्रियो ने लगभग 4 दशक तक न्यायपालिका में सेवा दी और 2023 में रिटायर हुए। इस लंबे सफर में उन्होंने छोटे छोटे उल्लंघनों जैसे ट्रैफिक चालान या गलत पार्किंग जैसे मामलों में सख्ती नहीं बल्कि समझ और सहानुभूति दिखाई। उनका कोर्ट रूम सिर्फ अदालती कार्यवाही का स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां इंसानियत सबसे ऊपर होती थी। अक्सर वो किसी गरीब परिवार का जुर्माना माफ कर देते थे, कभी कभी बच्चों से ही अपने माता पिता की सजा तय करवाते थे और कई बार किसी मजबूर इंसान की आंखों में आंसू देखकर कानून की किताब से ज्यादा दिल की सुनते थे। उनका मशहूर रियलिटी शो कॉट इन प्रोविडेंस, जो साल 2000 में शुरू हुआ, ने उन्हें इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। इस शो के क्लिप सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों बार देखे गए। इन वीडियोस में लोग सिर्फ फैसले नहीं देखते थे, बल्कि एक जज का मानवीय चेहरा देखते थे। जज कैप्रियो के लाखों फॉलोअर्स थे, जिनकी नजर में वो दुनिया के सबसे अच्छे जज थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मॉस्को से। राष्ट्रपति पुतिन से मिले हैं एस जयशंकर। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। एस जयशंकर मॉस्को में हैं इस वक्त और ये तस्वीरें उनकी अहम मुलाकात की राष्ट्रपति पुतिन के साथ।